नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अमलेंदु जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और खासकर दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है और किस तरह से ये साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाते ही, यानी कि दिल्ली में सत्ता में आते ही बीजेपी ने एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर का घोर अपमान किया और इसी को लेकर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। और ये नजारा देखने को मिला जब आज विधानसभा में सत्र चल रहा था और उस दौरान किस तरह से जो तमाम विपक्षी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो अब क्योंकि इस बार वो विपक्ष में और पहली बार वो विपक्ष में बैठे हैं जब से वो इस राजनीति में उन्होंने एंट्री की, जब से इस पार्टी का उद्गम हुआ है उसके बाद से ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में और विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और आतिशी क्योंकि विपक्ष की नेता है, उन्होंने भी जोरदार हल्ला बोला और इस तरह से जब एक बार ये देखा जा रहा है कि कैसे इधर बीजेपी की तरफ से बार बार ये देखने को मिल रहा है कि कैसे वो अंबेडकर की अपमान कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा अमित शाह ने किस तरह से राज्यसभा के अंदर विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर लगातार विपक्ष माफी की मांग कर रहा था, यहां तक कि बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, लेकिन उस पर तो कोई जवाब विपक्ष को नहीं मिला किसी भी तरह से। ना तो माफी मांगी गई अमित शाह की तरफ से, ना ही बीजेपी आलाकमान की तरफ से उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया गया। और इसके बाद दोबारा से वही चीज दोहराई गई है जब दिल्ली की सत्ता में अब बीजेपी बैठी है। 27 साल बाद जब बीजेपी आई है तो वो उसने एक बार फिर ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं वो दलितों के खिलाफ और जो पिछड़ा वर्ग है, जिन लोगों को जिनके अधिकारों के लिए संविधान का निर्माण किया गया और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका वो अपमान कर रहे हैं। यानी साफ है कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को कुचलना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है, कहीं ना कहीं वो आरोप एक बार फिर सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अमलेंदु जी? अंशिता, आज गवर्नर जो है वीके सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल जो है मतलब उपराज्यपाल वीके सक्सेना, उन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको टेबल पे रखने की बात कही। और इधर जो विपक्ष है यानी आम आदमी पार्टी है, उसने सीएम के ऑफिस से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की जो चित्र लगे हुए थे उनको हटाने को लेकर बहुत तीखा प्रतिवाद किया। और उसके बाद जो थे पहले 11 आतिशी को सस्पेंड किया गया, फिर 11 विधायकों को किया गया, उसके बाद फिर सभी 22 आप विधायकों को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो बाहर जो है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है विधायकों का। तो ये हम दिखा सकते हैं कि हम विजुअल अभी दिखा भी रहे थे, जो विधायकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जो आतिशी हैं, आतिशी ने जो है बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और उनका कहना यह है कि क्या बीजेपी बाबा साहब और भगत सिंह से जो है नरेंद्र मोदी को बड़ा मानती है। ये सवाल किया, हम सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले हम आतिशी को सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय।
तो अभी हम विपक्ष की नेता हैं जो आतिशी, उनको सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो अपमान किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, इस अपमान पर विपक्ष शांत नहीं बैठेगा और अब सड़क सड़क पर आंदोलन होगा। जिस तरह से तस्वीर हटाई गई है, ये बहुत बड़ा अपमान है। यानी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी लगातार अंबेडकर का अपमान कर रही है और अंबेडकर का अपमान करके वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि संविधान का सम्मान वो नहीं करती है, क्योंकि अंबेडकर को एक तरह से पूजा जाता है। संविधान निर्माण के लिए जिन वंचित समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाई, वो उन्हें अपना भगवान मानते हैं और उसके ऊपर प्रहार करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके उसूलों के, उनके विचारों को और उनके बनाए गए संविधान की भी रक्षा नहीं कर सकती बीजेपी और ना ही उसका सम्मान करती है। और उसी बात को विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। और अभी आतिशी ने जिस तरह से कहा कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी और सड़क से लेकर विधानसभा तक और संसद में भी ये बात उठाई जाएगी, जिस तरह से अब, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले में अकेली नहीं होगी। अब एक बार फिर अमित शाह ने जिस तरह से टिप्पणी की थी राज्यसभा के अंदर अंबेडकर जी को लेकर, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन एकजुट होगा और अब इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाया जाएगा। इसलिए इधर यहां पर विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी, तो वहीं कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि संसद में भी ये मुद्दा जरूर पहुंचेगा और अब एकजुट होता हुआ दिखाई देगा इंडिया गठबंधन। वहीं इससे पहले आतिशी ने विधानसभा के अंदर भी कैसे निशाना साधा था और किस तरह से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी, पहले वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो दिल्ली सचिवालय में है, मुख्यमंत्री कार्यालय जो दिल्ली विधानसभा में है, जो दिल्ली सचिवालय में सब मंत्रियों के कार्यालय हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर उस तस्वीर की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़े हैं? क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? आप याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कितने घिन्न भाव से अमित शाह जी ने खड़े होकर बोला था, अंबेडकर 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 बोलते रहते हैं। हाँ, हम इस देश के लोग जिन्हें संविधान ने अधिकार दिया है, हम अंबेडकर 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 बार बार बोलेंगे। और आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्यों आपके सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर जहां पर थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है? क्यों सिरसा जी के कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हट गई है? सिरसा जी को इसका जवाब देना होगा। क्यों दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी के कार्यालय से, जहां पर, जिस स्थान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है? कपिल मिश्रा जी को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई, जहां पर एक दिन पहले तक जब रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री का प्रभार संभाला, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है।
विपक्ष के नेता आतिशी को इस वक्त हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, और इन्होंने कई सवाल उठाए हैं, तस्वीरें दिखाकर ये सवाल किए कि आखिर इन तस्वीरों में बदलाव क्यों किया गया। जहां पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हुआ करती थी, उस तस्वीर को हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर क्यों लगाई गई। तो ये गंभीर सवाल उठाए गए और ये तय माना जा रहा है कि अब एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के हाथ लग चुका है। और ये माना जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये था कि पहली बार विपक्ष में आने वाली है आम आदमी पार्टी, जो आई है विपक्ष में, तो क्या वो उतना मुखर होकर विपक्ष की भूमिका को निभा पाएगी। लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे से चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी जो है जब सत्ता में थी तब भी वो विपक्ष की भूमिका ही निभाती थी। सत्ता में रहते हुए मतलब वो एक तरह से कहा जाए विपक्ष की भूमिका ही निभाते थे, और लगातार जो थे वो एक तरह से कहा जाए नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल जो थे उठाते रहते थे। हालांकि आरोप लगते हैं कि वो बी टीम की तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन ये लगता है माफ कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंगा ये गलत ले दिया। आपको वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगाना था, वो आप लगाते उसके साथ में, चूंकि वो आवश्यक था। ये काम गलत किया था आम आदमी पार्टी ने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटा दिया था, तो आप उसको ठीक करते। लेकिन आपने वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की चित्र हटाकर आपने वहाँ नरेंद्र मोदी का चित्र लगा दिया। इसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल है। और यहाँ एक तरीके से देखा जाए वो घिर गई है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जिस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था संविधान पर जो बहस हो रही थी उस पर करते हुए कि वो फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो जब उसी को पकड़ लिया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और आतिशी कह रही है कि हम जो है वो लगातार अम्बेडकर 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 कहते रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कहा जाए सेल्फ गोल जो है वो कर लिया है, और बिना ये सोचे समझे कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये अब दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रही है, और मुझे लगता है ये विरोध जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा और राष्ट्रीय स्वरूप भी ये ले सकता है। अंशिता जी बिल्कुल, आतिशी को भी हमने सुना था और उस पर आपने बताया कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ सकता है। इसी तरह भी गोपाल राय ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। पहले उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, उस पर आगे चर्चा करेंगे। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए। जी बिल्कुल, अभी हम गोपाल राय को सुनेंगे। उससे पहले जो माहौल देखने को मिल रहा था कि कैसे एलजी कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को। विपक्ष जब इस मुद्दे को उठा रहा है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, सत्ता में आने का मतलब, ठीक है, जैसे कि आपने कहा भी अमलेंदु जी कि अगर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई वापस से तो उस गलती को सुधारा, ये अच्छी बात है, इसे अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपने एक और बड़ी गलती कर दी। संविधान निर्माता का, संविधान निर्माण करने वाले का तस्वीर हटाकर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल अब यहाँ पर एक तरह से आतिशी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, लेकिन उस दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर हटाकर बीजेपी उल्टा गिर गई है। यानी अपने ही दांव में बीजेपी उल्टा गिर गई है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी अपने ही दांव में एकदम उल्टा घिर गई है और फंस गई है बुरी तरीके से, ये कहा जाए, क्योंकि ये अंदाज नहीं रहा होगा कि इसका इतना ज्यादा विरोध जो है वो होगा। तो अब गोपाल राय भी इसको लेकर बोल रहे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी इसको लेकर बोल रही है। विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ, सारे सदस्य आम आदमी पार्टी के निलंबित कर दिए गए। निलंबित करने के बाद उनका बाहर धरना चल रहा है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठे बिठाए नई मुसीबत जो है मोल ले ली। और ये कहा जा सकता है कि 27 साल के बाद जो दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, वो शगुन जो है वो मुहूर्त जो है वो गड़बड़ था। और जो एक तरह से कहा जाए कि विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा है और इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। अंशिता जी, पहले गोपाल राय को सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब बहुत बड़ा बनता जा रहा है। अमलेंदु जी, समाजवादी पार्टी के अब तक के जितने भ्रष्टाचार है वो इससे सामने आएंगे, खासतौर पे जो अरविंद केजरीवाल का घर बनाने में जो अनियमितता हुई थी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद? अभी टेबल होने दीजिए, फिर अपनी बात रखेंगे।
तो गोपाल राय को भी हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, यानी साफ हो गया है कि ये मामला, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पर, कि अब बीजेपी एक बार फिर फंसती हुई दिखाई दे रही है। यानी महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर जो उसने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उसका ये दाव अब उसके लिए ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि साथ में उन्होंने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। और अब विपक्ष के हाथ में इसलिए बड़ा मुद्दा लग गया है, वैसे ही वो पूरे देश में जिस तरह से इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करती है, खासकर हम राहुल गांधी की अगर बात करें तो संविधान की किताब लेकर ही चुनाव प्रचार में गए, या फिर एक संविधान सम्मान समारोह जो किया जा रहा है उनकी तरफ से, जो रैली निकाली जा रही है, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और वो हर बार यही बात दोहराते हैं कि दलित और पिछड़ों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, या उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है और संविधान को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से यही जनता तक पहुंचाया गया कि बीजेपी अगर 400 पार लेकर आती है तो संविधान को खत्म कर देगी, संविधान में बदलाव कर देगी। लेकिन अब जिस तरह से, और उसका असर भी जनता पर हुआ, लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी ने देखे, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से बयान आ रहे हैं अंबेडकर को लेकर एक के बाद एक, उससे ये और साफ हो जाता है कि विपक्ष जो बात कह रहा था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी, और इसकी वजह से आगे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और ये मुद्दा, अब ये कह सकते हैं कि दूसरा मुद्दा, लगातार अंबेडकर से जुड़ा हुआ मुद्दा, विपक्ष के हाथ में बीजेपी ने, कह सकते हैं कि थाली में परोस के दे दिया है। ये तस्वीर अगर ना हटाते तो शायद अभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी को घेरने का। 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी, उसको काम करने का मौका मिलता, लेकिन अब यहां पर आतिशी जिस तरह से कह रही हैं कि अब आंदोलन किया जाएगा, सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, और क्योंकि कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचा रही है, पहले ही पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन करती रही है। अभी जब अंबेडकर वाला विवाद हुआ था तब भी देश भर में कांग्रेस की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किए गए थे। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अंबेडकर को लेकर जो ये अपमान किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर शायद मैदान में उतर सकती है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकती है। वही एक तरफ जहां पर बीजेपी सरकार की तरफ वजह से विधानसभा में इतना ज्यादा बवाल देखने को मिला, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से विरोध कर रहे हैं विपक्षी नेता, वही हाल यहां पर राजस्थान में जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहां पर भी ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान किया गया बीजेपी के एक मंत्री की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और वहां पर एक विवादित टिप्पणी की गई इंदिरा गांधी को लेकर, उस पर लगातार वहां पर हमलावर है विपक्ष और मोर्चा खोले हुए है। लगातार वहां से इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस निकल कर आ रहे हैं कि कैसे उन्हें घेरा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अमलेंदु जी? वहां देखिए अशोक गहलोत भी बैठे हुए हैं धरने पर, और वहां विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विजुअल्स हम लोग हम दिखा भी सकते हैं, पूरा इसको फुल स्क्रीन भी दिखा सकते हैं ये क्या। के अपमान की बात हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की अपमान की बात हो, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए अपमान करते हैं महान हस्तियों का क्योंकि इनके पास इस तरीके की कोई महान हस्ती नहीं है। ये बात तो विपक्ष एक तरीके से कहता हुआ नजर आता है। इसको लेकर सचिन पायलट ने भी जो है अंशिता अपनी बात रखी है। सचिन पायलट को भी हम लोग सुनेंगे कि सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सचिन पायलट को सुनना चाहेंगे, फिर उस पर आगे हम चर्चा करते हैं। अब सड़कों पे उतर चुकी कांग्रेस। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी, ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें, अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अंबेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के, और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया। और आज
परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3-3 लोग सदन में खेत पकड़ कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया, और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं, और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं, और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों ने तोड़ी है, जो सहमति वो तोड़ी है आप लोग। प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेत पकड़ कर दिया। लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। सदन में कहा है कि एक आदमी जो है वो सदन को हाईजैक करना चाहता है। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया, उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है, और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया। हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने, पारिक ने रखा है। तो साफ साफ अभी हम सचिन पायलट को सुन रहे थे, उनका साफ साफ ये कहना है कि हमें अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारी बात तो सुनिए, हमें बात तो रखने दीजिए, और उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। और इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रही है वहां पर कांग्रेस, और उसके कई वीडियो सामने आए। मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर हम उन वीडियोज को लेकर आए कि कैसे कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक बैठकर जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है बीजेपी के एक मंत्री की तरफ से, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, और इसको लेकर ही कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि अब वो इस मामले पर शांत नहीं बैठेंगे और इसको इसी तरह उठाते रहेंगे। लेकिन इसके उलट बीजेपी उनकी बात सुनने को राजी नहीं है, और जिसको अभी हम सचिन पायलट को सुन रहे थे, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। और क्या कुछ आपके पास जानकारी हम ले? हाँ, जैसे कहा सचिन पायलट ने, अंशिता, कि उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने इंदिरा गांधी जी को अपमानित करने की चेष्टा की, और हमारी मांग ये थी कि वो अपने वक्तव्य को वापस लें और खेद प्रकट करें। और सचिन पायलट का यह भी कहना है कि देश की संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा गांधी जी का अपमान होता है, और विधायकों को बिना नोटिस के निलंबित कर दिया जाता है। और अभी तक सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर कोई खेद प्रकट नहीं किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को अब अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है विधानसभा के अंदर, और विधानसभा के बाहर ही जो है ये सारे विधायक वहां धरने पर बैठे हुए हैं। तो अंशतः एक तरीके से देखा जाए कि महान हस्तियों के अपमान को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। जयपुर में विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हैं, और दोनों जगह मसला जो है वो महान हस्तियों के अपमान का है। जयपुर में मसला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अपमान का है, दिल्ली में मसला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का है। हम एक बार आतिशी को फिर सुन सकते हैं कि आतिशी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर आखिर कहा क्या था। जी बिल्कुल, आतिशी को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी अमलेंदु जी कि जैसे आपने अभी बताया कि सचिन पायलट ने क्या कहा है, उसमें ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने अपने इस बयान में एक बार फिर अंबेडकर के मुद्दे को उठाया है। अब यहाँ देखने वाली बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जब दिल्ली में ये विधानसभा के अंदर ये मामला उठा है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इसमें समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी का, और ये आंदोलन अब बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब पहले हम आतिशी को सुनेंगे एक बार फिर से कि वो क्या कुछ कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं?
मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। तो अभी हमने एक बार फिर से आतिशी को सुना और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक वो तस्वीर अपनी जगह पर वापस नहीं लग जाएगी, आम आदमी पार्टी सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। यानी यहाँ देखिए कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां विपक्ष को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमलेंदु जी, अभी हमने 2 राज्यों की बात की, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में तो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार है। और जैसे ही 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है, आते ही यहाँ काम होने के बजाय प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी मुद्दे उठा उठाकर ऐसे देती है। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल अपडेट यही है अंशिता की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा खुद पकड़ाया है। और अब देखिए किस तरीके से जो सचिन पायलट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, यहाँ जो है वो इंदिरा गांधी का अपमान किया जा रहा है, तो महान हस्तियों का अपमान किया जा रहा है। अब दिल्ली विधानसभा में भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, तो यानी डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है अंशिता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बन जाएगा। कांग्रेस अपना जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम लगातार चला ही रही है, उसके जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और इसको लेकर वो काफी ज्यादा सक्रिय है और अभी और इसके कार्यक्रम होने हैं और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इधर ये जो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में हुआ है और इस पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, आतिशी ने इस तरीके से साफ साफ कहा कि हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक कि वो बाहर चित्र वापस नहीं पहुंच जाता है। अब यानी ये मसला काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये चित्र लगाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां, और अगर नहीं लगाती है तो फिर इसका मतलब विधानसभा जो है लगातार इसी तरीके से बाधित रहेगी और विपक्ष वहां लगातार हमला करता रहेगा और बीजेपी की सरकार के लिए संकट पैदा होता रहेगा। जी बिल्कुल, वहां काम नहीं हो पाएगा और जिस तरह से बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आकर बैठी है 27 साल बाद, अगर विधानसभा के अंदर काम नहीं हो पाएगा तो जाहिर है कि उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां पैदा होंगी और उसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। जिस तरह से आतिशी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन तो चलता रहेगा, और क्योंकि वो विपक्ष की नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन पर अब सभी की निगाहें जिस तरह से टिकी हुई थी कि जब आतिशी विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में पहुंचेंगी, बैठेंगी, तो उनका क्या रवैया रहेगा, और वो देखने को भी मिला। आतिशी कहीं ना कहीं तमाम लोगों की उम्मीदों पर अभी फिलहाल खरी उतरती दिखाई दे रही है कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें किस तरह से सरकार को घेरना है, किस तरह से मुद्दों को उठाना है, किस तरह से हर मुद्दे पर सरकार से सवाल करना है, और वो सवाल करती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब सभी की निगाहें इस पर है कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अब मुद्दा जो है वो एक ही है, और वो मुद्दा यह है कि अंबेडकर का अपमान बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो अंबेडकर के इस अपमान पर बीजेपी को कैसे घेरना है, ये कांग्रेस भी करेगी और आम आदमी पार्टी भी करेगी, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो दूरियां थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसका ही फायदा बीजेपी को मिला। और बीजेपी चाहती है कि दोनों अलग रहें, लेकिन यहां पर अभी एकजुट होते हुए दिखाई देंगे। ये तय माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब क्योंकि अंबेडकर की बात आ गई है, तो जिस तरह से देश के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, उस तरह से अब यहां पर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई देगा। और इसका असर बिहार पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से विवादित टिप्पणी दी थी, उस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं दूरी बनाई थी नीतीश कुमार ने, और इससे यह माना जा रहा था कि यही एक वजह है, क्योंकि अंबेडकर के मुद्दे पर नीतीश कुमार कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इस पर अभी और नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है, किस तरह से बिहार का माहौल गरमाया हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर किस तरह से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उन्हें विधानसभा के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और यह बहुत गंभीर मसला है कि विपक्ष की आवाज दबाने पर आरोप पहले ही लगते रहे हैं।
हैं, संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है जब वो बोलते हैं तो। लेकिन अब जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां हर विधानसभा से यह खबर आ रही है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। और इसी तरह से विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं वो एक बार फिर तेज हो गए हैं कि तानाशाही कर रही है बीजेपी सरकार। तो राजस्थान से आपको क्या और अपडेट आ रहा है अमलेंदु जी? राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जो है वो कहा है कि जो निलंबित विधायक किए गए थे उनको विधानसभा में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और ये जो स्पीकर का आदेश था उसके आदेश के खिलाफ है, चूंकि स्पीकर का आदेश जो था वो विधानसभा से निलंबित करने का। तो अगर ये ऐसा होता है तो यानी अब वहाँ एक बड़ा तनाव जो है वो और पैदा हो रहा है। अंशिता, वहाँ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि हम ऐसे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। और बहुत कम मार्जिन से वहाँ सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, अंशिता। और अगर ये इस तरीके का कोई आता है अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ तो वहां की सरकार पर भी खतरा जो उठ सकता है, क्योंकि सरकार के ही एक मंत्री जो हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है उनके फोन टेप करा रही है। तो वहां काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और कई तरह की बातें जो कही जाती रहती हैं वसुंधरा सिंधिया को लेकर के। तो हम लोग सुन सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो इस पर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम गोविंद सिंह डोटासरा को सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे। माननीय स्पीकर महोदय का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उनकी व्यवस्था है कि जो 6 निलंबित विधायक हैं वो केवल वो जो गोल होल है जिसमें सदन की कार्रवाई चलती है उससे बाहर रहेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो आदेश आया है वो उनके उस आदेश के विपरीत आदेश आया है कि वो पूरे परिसर में ही प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनको जो व्यवस्था देनी होती है उसमें ये देना होता है कि जो निलंबित विधायक हैं उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाए और जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हो तब तक वो विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करें। अगर ऐसा आदेश होता तो ये सही था, लेकिन ये आदेश ऐसा नहीं है। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है। इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई हमारा जो अधिकार है वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से ये आदेश निकलवाया। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? वो सदन नहीं चलाना चाहते। वो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सब में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब, इन सब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, वो सदन में रखना, इनकी मानसिकता तोड़ो, इनको जो क्रेश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाथुराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए, उनकी प्रोसीडिंग में देख लीजिए कि केवल हमने कहा था सब हम नापक्ष में जाए कि नहीं, केवल कहीं भी जाओ लेकिन इस सदन के अंदर जहां विधानसभा कार्रवाई चल रही है इससे आप बाहर चले जाओ। इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग में नहीं है और उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के ये आदेश दिया गया है। हम जो मेन गेट बंद है, अगर हमारे विधायक जाना चाहते थे जो निलंबित नहीं है उनको भी यहाँ गेट पे रोका गया है। तो इसके लिए भी विधानसभा के सचिव के खिलाफ या डीजीपी के खिलाफ जो भी बनता है उस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोई निर्णय हमारे नेता टीकाराम जूली जी जो भी निर्णय लेंगे सबकी राय लेकर के उसके मुताबिक हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो खिलाफ है विधायक के अधिकार का कि विधानसभा 100% खिलाफ है। आप गेट बंद नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ लगा दें कि सीढ़ी लगा दी हमने, आज की व्यवस्था ये कि सीढ़ियों से फदक करके जाओ गेट, तो क्या हम वो काम करेंगे? ये विधानसभा केवल स्पीकर के लिए या बीजेपी की दादागिरी के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा राजस्थान की जनता की है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। ये दादागिरी जो तानाशाही है ना, ये जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है ना, राजस्थान में नहीं चलेगी। ये धरना देंगे क्या आप लोग? इजाजत तो तैयार वो तो जो भी देंगे हमारे लीडर देंगे।
तो अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे, लगातार यहाँ पर यही बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि उनकी बात को दबाया नहीं जा सकता, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और इस तरह से मुख्य द्वार जो बंद करके रखा हुआ है ये कतई नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से गलत है। यानी यहाँ पर बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। वही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी विपक्ष यही कह रहा है कि उनको उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और कहीं पर अंबेडकर का अपमान हो रहा है तो कहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले जो भी कार्यकाल कांग्रेस का रहा है या पिछले लोगों ने जो भी काम किए हैं देश के लिए, जो समर्पण किया है देश के लिए, उसको मिटाने की, उसको खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और यह विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है। अब यहां पर देखा जा रहा है कि जहां पर सत्ता में आई है बीजेपी, चाहे वो राजस्थान हो या फिर यहां दिल्ली हो, यहां पर बीजेपी अपनी मनमानी पूरी तरह से करती दिख रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी का पूरा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर शिफ्ट हो गया है, और बिहार विधानसभा चुनाव को रणनीति बनाते हुए जो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है बीजेपी की तरफ से, वो ये कि बीजेपी के अंदर तेजस्वी यादव का खौफ है। जी, पूर्व डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं तेजस्वी यादव, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि अब बीजेपी को यह बात कहनी पड़ रही है अपनी बैठकों में कि तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना है। यानी बीजेपी जानती है कि अगर तेजस्वी यादव पर हमला किया तो पार्टी को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर। जो वीडियो बताया जा रहा है, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि एक बैठक चल रही थी जहां पर चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा चल रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, और बाकायदा सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया है कि तेजस्वी पर कोई भी हमला नहीं करना है। अगर आपको हमला करना है तो आप लालू यादव पर हमला कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी पर हमला करने से बचना है। पहले हम वीडियो को सुन लेते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे कि इसके आखिर मायने क्या हैं। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो में जिस तरह से सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस पर हम वीडियो को एक बार दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, उस पर आगे फिर आपसे चर्चा करूंगी कि आखिर इसके पीछे के मायने क्या हो सकते हैं। अमलेंदु जी, हम लोग तो अभी हम जो वीडियो देख रहे थे इसमें साफ साफ से तौर पर देखा जा सकता है अमलेंदु जी कि कैसे ये कहा जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से कि तेजस्वी यादव पर कोई हमला नहीं करना है, और तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना है। ये बात सुनकर हमने गौर किया, ये वीडियो जब हम देख रहे थे कि कैसे गिरिराज सिंह हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर चाहूंगी कि स्क्रीन पर इस वीडियो को फुल में लेकर आया जाए। किया गया, यानी पीएम मोदी पूरी तरह से बचते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव के इन सवालों से, लेकिन गिरिराज सिंह की तरफ से पलटवार किया गया था। और शायद जिस तरह से हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं गिरिराज सिंह, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने गिरिराज सिंह को ही सख्त हिदायत दी है, सख्त चेतावनी दी है कि आपको संभल कर रहना है। आप तेजस्वी यादव पर कोई हमला करेंगे तो वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और क्या कुछ अपडेट है और क्या मायने आपको दिख रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, क्योंकि ये वीडियो साफ बता रहा है कि तेजस्वी से डरी हुई है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी से बीजेपी डरी हुई काफी लग रही है, चूंकि तेजस्वी ने जिस तरीके से पूरे बिहार को मत दिया है अंशिता, और तेजस्वी का एक क्रेज जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि नीतीश कुमार के साथ रहना उसकी मजबूरी है, और अगर वो तेजस्वी पे हमला करते हैं तो लोग जो है वो तेजस्वी को लेकर जो है काफी ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए वो पॉजिटिव है, मतलब उस तेजस्वी का आकर्षण बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है कि तेजस्वी जो है उनको हमला ना किया जाए, और लालू प्रसाद यादव का 2005 से पहले का शासन जो है वो याद दिलाया जाए। और इस पर जनता यूं तो पहले से काम कर रही है,
वो तेजस्वी भी हमले नहीं कर रही है, वो लालू प्रसाद यादव पे ही हमले कर रही है जेडीयू। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अब ये जो एक तरीके से साफ कहा जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो अंशिता, और इसमें गिरिराज सिंह जो हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हो, कह रहे हैं कि लालू जी पे तो हमला कर सकते हैं ना, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। मतलब ये कि क्या लालू यादव पे भी हमला करना है कि नहीं करना है, तो ये रणनीति एक तरह से देखा जाए वो है। इधर जो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के बेटे, उन्होंने एक जो था वो वीडियो जो था वो उन्होंने एक बाइट दी, और वो हमारी टीम के पास शायद वो है, हालांकि जिस एजेंसी ने जारी किया था वो उसने अपने उससे डिलीट कर दिया, लेकिन वो वीडियो हम लोगों के पास चूंकि सुरक्षित है वो हम लोग सुनवा सकते हैं। निशांत कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को जो है वो बनाइए मुख्यमंत्री, और ये कहना है उनका कि जनता को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतें ताकि हम विकास की गति को जारी कर सकें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नीतियों को लोगों के बीच ले जाएं। एनडीए को भी घोषणा करनी चाहिए कि वह नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है, उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बननी चाहिए। ये बड़ी बात जो है निशांत कुमार ने कह दी है, तरीके से खुला चैलेंज जो है वो दे दिया है, और इसके बाद वो वीडियो जो है वो गायब हो गया है। जी बिल्कुल, तो हमें एक बार अपने दर्शकों को वो वीडियो अगर सुनवा सकते हैं तो सुना देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बात है कि वो एक बयान देते हैं, एएनआई पर बाकायदा वो वीडियो पोस्ट किया जाता है और थोड़ी देर बाद उस वीडियो को हटा दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर वीडियो को क्यों हटाया गया, किसके इशारे पर हटाया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि निशांत कुमार को अगर हम सुना सकते हैं तो सुना दें। प्रधानमंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कर। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे सबसे पहले हम आखिरी लाइन जो पूछी गई है उनसे, जो सवाल पूछा गया उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये चर्चा गरमाई हुई है कि क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, क्या नीतीश कुमार की तरफ से उनको हरी झंडी दे दी गई है। ये कई सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर बार बार जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये अपील की जा रही है कि उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए, और इसी तरह का सवाल जब पूछा गया उनसे तो वो मुस्कुराते हुए चले गए, इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी पहले जो उनका रवैया रहता था वो ये रहता था कि वो मना ही करते थे, आध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान था, जिस तरह की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह से साइलेंट दिखाई दिए, इसको लेकर हमारे सहयोगी अविनाश जी भी यहाँ पर हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अविनाश जी, क्या जानकारी आप लेकर आए? एक तो पहले ये कि शायद वो वीडियो फिर से इंस्टेट हो गया है, मतलब फिर से आ गया है वो वीडियो। पहले हो सकता है वो कोई टेक्निकल कमी रही है, उसकी वजह से उसे डिलीट किया गया, वो फिर से आ गया, ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब ये जानकारी भी आपने दी, बहुत अच्छी बात है अमलेंदु जी। ये जरूरी था कि किसी भी तरह से हम गलत जानकारी ना पहुंचाएं। लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी कि आखिर ये जो सवाल पूछा गया, सबसे पहले इसी सवाल से हम बात करेंगे, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आने का मन बना रहे हैं, तो किस तरह से मुस्कुराते हुए जो चले गए हैं निशांत कुमार, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, वो ये तो एक क्लियर हो गया है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होनी है। जिस तरीके से जेडीयू के कार्यालय पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की रैलियों में जिस तरीके से निशांत कुमार के नारेबाजी समर्थन में नारेबाजी हो रही है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार का मैसेज क्लियर है कि भाई अब वो निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री करने का वक्त आ गया है। और ये कहा जा रहा है कि होली के बाद किसी भी दिन उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है।
और क्योंकि इससे पहले जब भी निशांत कुमार से राजनीति को लेकर कोई सवाल किया जाता था तो वो हाथ जोड़ लेते थे, मना कर देते थे। लेकिन अब वो जो भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं। सिर्फ जो उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस चीज पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन बाकी के जो जिस मुद्दे पर भी एक नेता की तरह वो जवाब दे रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने बोला है कि भाई क्योंकि जो चुनाव लड़ा जाना है जेडीयू की तरफ से, अभी निशांत कुमार उम्मीदवार नहीं है सीएम पद के, जो उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार हैं। और निशांत कुमार ने ही बोला है कि भाई हमारी पार्टी से तो स्टैंड क्लियर हो ही चुका है और अब बीजेपी को भी नीतीश कुमार का नाम तय कर देना चाहिए। वैसे उम्मीद तो यही हो रही थी कि जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे भागलपुर में, तो भागलपुर की रैली में ये चल रहा था कि पीएम मोदी कम से कम एक इशारा तो कर ही देंगे कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम होंगे आगे, ताकि ये क्लियर मैसेज हो जाए कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया मंच से। तो लेकिन बस खाली एक लाडला सीएम जरूर बोला, लेकिन लाडला सीएम तो वो कई मुख्यमंत्रियों के लिए बोल चुके हैं। लेकिन मामला था कि वो सीएम पद को लेकर जेडीयू की तरफ से ही चल रहा था कि भागलपुर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लेकर सीएम पद के लिए एक तरीके से जेडीयू की एक उम्मीद जो थी उसको प्रधानमंत्री तोड़कर ही चले गए। अब जिस तरीके से निशांत कुमार का बयान आया है, निशांत कुमार ने बीजेपी को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि भाई चुनाव तो आपको नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ना पड़ेगा और हमारी तरफ से तो क्लियर हो ही गया है। और अब बीजेपी कब समर्थन करती है ये बीजेपी के ऊपर है, लेकिन करना नीतीश कुमार के नाम का ही समर्थन पड़ेगा। ये सीधा सीधा निशांत कुमार ने मैसेज बीजेपी तक पहुंचा दिया है। और निशांत कुमार का कहने का मतलब यही है कि एक तरीके से ये बयान निशांत कुमार से के मुंह से जरूर दिया गया है, लेकिन ये नीतीश कुमार ने ही मैसेज सीधा बीजेपी को दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लेकर भले ही नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू कार्यालय पर एक पोस्टर लग गया, उस पोस्टर को लेकर भी एक बैनर जो लगा उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बिना नीतीश कुमार की सहमति के, बिना उनकी रजामंदी के ये पोस्टर लग ही नहीं सकता था। यानी नीतीश कुमार की चुप्पी उनके प्लान बी की तरफ इशारा कर रही है। वो ये मानकर चल रहे हैं या ये कह सकते हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जेडीयू को लेकर जब भी कहा जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने बाद किसी को बढ़ाया नहीं, तो ऐसे में एक सवाल उठता रहा कि जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे राजनीति में सक्रिय, तब कौन रहेगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि नीतीश कुमार को अभी से धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर कब्जा कर दिया जाए, जैसा कि आरोप अभी तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों लगाया। और अब जो ये आरोप जिस तरह से खुलकर अब निशांत कुमार भी ये बात कह रहे हैं, अभी एक दिन पहले भी उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो जो बिहार की जनता के लिए ठीक हैं, बिहार की जनता को उन्हें चुनना चाहिए। और अब एक बार फिर उन्होंने सीएम फेस को लेकर जो बयान दिया, यानी साफ है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही निशांत कुमार ये बयान दे रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार को बयान दिलवाया इसलिए जा रहा है ताकि वो भी राजनीति में अपने कदम जमा सकें। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अपडेट ये है कि जेपी नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज पटना पहुंचे हैं और पटना गेस्ट हाउस में उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो यानी जो एक मुलाकात तय थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो मुलाकातें जो पहले स्थगित होती रही थी, वो मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर थे और ये हम देख रहे हैं कि पटना गेस्ट हाउस का ये वीडियो सामने आया है कि जहाँ जो है वो विजय कुमार सिन्हा और जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार सब जो है वो बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज जो है शायद वो फैसला हो कि क्या सीटों का तालमेल रहेगा, सीटें किस तरीके से बटेंगी। क्योंकि ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है अंशिता कि बिहार में चुनाव जल्दी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पहले नीतीश कुमार जल्दी कराना चाहते थे, अब भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनाव कराना चाहती है। क्यों चुनाव कराना चाहती है जल्दी, इसको लेकर अविनाश जी जो है मुझे लगता है बताएं तो बेहतर रहेगा। हाँ, एक्चुअल में क्या लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि चुनाव टाला जाए। नीतीश कुमार की कोशिश तो यही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव ये करा लिया जाए। लेकिन जब बीजेपी का सीधा सीधा से मानना यह रहता है कि लोकसभा चुनाव में उनको जो वोट रहता है वो विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वोट मिलता है उन्हें, तो इसलिए बीजेपी ने उस समय नीतीश की डिमांड नहीं मानी थी। और दूसरा मामला यह था कि उस समय तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अपने टॉप पर चल रही थी। नीतीश कुमार सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन यह कहा जा रहा था कि जो फैसले हो रहे हैं, नौकरियों में जो भर्तियां हो रही हैं, वो आरजेडी का जो घोषणा पत्र था उसके अनुसार हो रही। नहीं तो नीतीश कुमार ने तो यह बोल दिया था कि भाई नौकरी तो दे देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा।
तो लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में सरकार चला रहे थे तो 3.5-4 लाख लोगों को नौकरियां दी गई पक्की, और यह कहा गया था कि यदि पूरे 5 साल तक वो सरकार चल जाती 2025 तक, तो जो 10 लाख नौकरियों के वादा तेजस्वी यादव ने किया था वो उसे पूरा कर देते। तो इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से साफ मना कर दिया था कि इस समय चुनाव कराने का मतलब ये है, यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव होता है साथ साथ में, तो फिर तेजस्वी यादव के मुद्दे चलेंगे और एक तरीके से महागठबंधन क्लीन स्वीप कर देगा। तो उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय तो नीतीश कुमार ने बीजेपी की बात मान ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया, बीजेपी चुनाव हार गई, तो उसके बाद बीजेपी ने फिर नीतीश कुमार से यही कहा गया कि इस समय तो एक तरीके से विपक्ष हावी है, और उसको चुनाव को लगातार टाला गया। लेकिन पिछले 3 चुनाव जो हुए हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, दिल्ली का चुनाव हुआ और हरियाणा का चुनाव हुआ, तो उसके बाद से अब ये चुनाव किस तरीके से हुए, विपक्ष का तो सीधा सीधा कहना है कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जिस तरीके से धांधली हो रही है, बीजेपी उसी आधार पर चुनाव जीत रही है। और वोटिंग लिस्ट का मामला भी तो बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव होना है, बंगाल में भी वोटिंग लिस्ट की धांधली का मामला सामने आने लगा है। टीएमसी का कहना है कि भाई यहाँ पर भी फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। तो बिहार में तो सरकार ही एनडीए की है। तो इस तरीके से यदि इस समय यदि वोटिंग चुनाव होता है और वही चीज 40-50 लाख वोट मालूम पड़ता है कि बिहार में भी बढ़ गया, तो फिर चुनाव एक तरफा चुनाव हो जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव अब करा लिया जाए, क्योंकि वोटिंग लिस्ट का मामला यदि मालूम पड़ा कि अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मार्च में सुनवाई भी होनी है चुनाव आयुक्त को लेकर, तो यदि इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, उससे पहले ही बीजेपी चाहती है कि बिहार का चुनाव हो जाए। तो अब मामला वही फंसा हुआ, क्योंकि अभी यदि चुनाव की घोषणा हो भी जाती है तो क्या चुनाव आयोग भी तैयार है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी 6 महीने का समय चाहिए पड़ता है। तो अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बीजेपी और जेडीयू तो तैयार दोनों हो गए इस समय कि इस समय चुनाव करा लिया जाए, लेकिन चुनाव होना इस समय संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि 4-5 महीने बाद मानसून आ जाता है और बिहार में कई जगह बाढ़ की स्थिति बन जाती है। लेकिन दूसरी बात यह भी कही जाती है कि चुनाव आयोग सीधा सीधा बीजेपी के दबाव में भी काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय बिहार में क्या हो सकता है इसकी बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज ये मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली आए हैं और दोनों बार कहा गया है कि उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, और दोनों बार नहीं हुई। अब इसमें जेपी नड्डा ने उनसे मिलने से मना किया या नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था, उसके चक्कर में मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज जब मुलाकात हुई है उससे पहले निशांत कुमार का बयान आया है कि भाई नीतीश कुमार को आप भी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दीजिएगा। जब निशांत कुमार का बयान आता है उसके बाद नीतीश कुमार मिलने के लिए जाते हैं, यानी जेपी नड्डा को जो मैसेज नीतीश कुमार को देना था वो उन्होंने अपने बेटे के थ्रू पहले ही पहुंचवा दिया कि भाई हमारे जो मुलाकात तो हम करने आ रहे हैं, लेकिन भाई जो हमारी डिमांड चल रही है पिछले 4-5 महीने से कि सीएम पद का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाए, तो उस डिमांड की बात इस बैठक में होती है या नहीं होती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा सीट शेयरिंग की जो बात चली रही है कि सीट शेयरिंग क्या फार्मूला निकलता है, ये 2 बहुत जरूरी चीज जेडीयू के लिए हो गई है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम पद छीना है, उसके बाद जेडीयू पूरी तरीके से सचेत है कि महाराष्ट्र की चीज वो नहीं चाहती कि महाराष्ट्र का घटनाक्रम बिहार में दोहराया जाए। इसीलिए नीतीश कुमार सीट शेयरिंग और सीएम फेस ये दोनों ही तय करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में पिछले 2.5-3 महीने से लगातार बैठकें टल रही थी। बिहार बीजेपी और बिहार जो एनडीए है उसकी बैठकें जरूर हो रही हैं, 4 दौर की बैठक भी हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अभी तक जब तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो बात होनी है वो नीतीश कुमार की और केंद्रीय नेतृत्व की ही होनी है। तो इसीलिए जेपी नड्डा से आज की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा और सीएम फेस, ये इन 2 मुद्दों पर क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि लगातार नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से या जेपी नड्डा से या तमाम दूसरे जो दिग्गज हैं उनसे दूरी बना रहे थे, लेकिन जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा था अमलेंदु जी कि क्या अब वो पीएम मोदी से भी दूरी बनाएंगे, क्योंकि उससे ठीक कुछ दिन पहले ही लगातार 2 कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी नीतीश कुमार ने, एक एनडीए की रैली से और दूसरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम से जो दिल्ली में हुआ। तो ऐसे में बड़ा सवाल था, लेकिन जब वो पहुंचे तो इस बार उनका वो रवैया, तो पहुंचे जरूर लेकिन वो रवैया देखने को नहीं मिला जो पहले मिल रहा था। उसको देखकर दूसरे सवाल कई ये भी थे कि क्या पीएम मोदी जब पहुंचे तो कुछ बात हो सकेगी, क्या किसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसकी कोई तस्वीर भी साफ होती नहीं दिखाई दी। लेकिन एक चीज जरूर हुई कि जेपी नड्डा तुरंत बिहार के लिए निकल गए, और ये इसको लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है जिसके बाद
जेपी नड्डा को मैसेज पहुंचाया गया है और फिर मैसेज मिलते ही जेपी नड्डा बिहार के लिए निकल पड़े हैं। और उनसे मुलाकात करने से पहले, जैसे कि अभी अविनाश जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की तरफ से मैसेज पहुंचा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कोई ना कोई रणनीति है अंशिता। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल जब थे मंच पर तो उस बीच जो है कुछ बातचीत जो हो रही थी, अब तो उसमें नीतीश कुमार ने कुछ कह दिया हो प्रधानमंत्री के कान में कि गड़बड़ कर देंगे अगर हमको घोषित नहीं करोगे या हमारी बातें मान लो। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। जो कान में जो कहा गया उसकी सूचना तो किसी के पास नहीं हो सकती, कैमरे में भी पकड़ में नहीं आ सकता। और जो बातें हो रही हैं वो कान में बातें हो रही हैं बड़े हंस कर, तो ये चीज़ें तो कैमरे से बाहर होंगी। या हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों के जरिए कोई चिट पहुंचवा दी गई हो कि ऐसा करना है आपको, तो उसके बाद जेपी नड्डा भागे भागे जो है पहुंचे हैं। तो अब नीतीश कुमार भी उनसे मिल लिए हैं। तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल जो है नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है अंशिता कि जो तमिलनाडु में जो त्रिभाषा फार्मूला को लेकर जो बहस चल रही थी, उसके बीच अभिनेत्री से नेता बनी थी रंजना नचियार। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी जो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां वो सेलिब्रिटीज को शामिल करके आगे जो बढ़ना चाहती थी, उसकी इस मुहिम को एक तरीके से कहा जाए वो तमिलनाडु में झटका लगा है। और उन्होंने साफ कहा है कि 3 भाषाओं को थोपना गलत है। ये रंजना नचियार जो है उन्होंने कहा, ये उनका हम लोग दिखा रहे हैं जो उनका इस्तीफे का पत्र है वो इस पर हम लोग अब दिखा रहे हैं। उन्होंने इसको इस्तीफा दिया है। तो पूरी स्क्रीन पर लेकर आए। तमिल की जानी मानी अभिनेत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तो इनको लाया गया था। ये अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। तो रंजना नचियार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इधर जो अंशिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी अमेरिका की, और उसको लेकर बहुत विवाद जो थे वो लगातार हो रहे थे। लगातार जो थे वो ये सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर आखिर किया तो किया क्या प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री जी से वो ट्रंप से के आगे एकदम झुक गए। अब इसको लेकर पाकिस्तान को F-16 जो है उसके रखरखाव के लिए अमेरिका ने पैसा दिया है। हमको तो अपना कवाड़ F-15 बेच रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान को उसने फाइटर F-16 जो है वो दिया है। और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 क्यों दिए। ये आज से नहीं, कई दशक से ये सवाल उठते रहे और भारत को नहीं दिए। अब F-16 के रखरखाव के लिए पैसा भी उसने दिया है और हमको कवाड़ बेच रहा है। इस पर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है अंशिता। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है हम उनको एक बारी बता देते हैं आपको। तो पवन खेड़ा ने हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के F-16 बेड़े के रखरखाव के लिए $397 मिलियन आवंटित करने का हालिया निर्णय मोदी सरकार की कूटनीतिक प्रभावशालिता पर गंभीर सवाल उठाता है। यह कदम 2022 के बिडेन प्रशासन के उसी उद्देश्य के लिए $450 मिलियन के पैकेज की याद दिलाता है जो पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य समर्थन के पैटर्न को उजागर करता है। इस तरह की कार्रवाइयों से भारत के सुरक्षा हितों से समझौता होने की संभावना है, खासकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा F-16 के ऐतिहासिक उपयोग को देखते हुए। आगे वो लिखते हैं कि यूपीए के वर्षों यानी 2004 से 2014 के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद रोधी सहित कई क्षेत्रों में अपने रणनीतिक और रक्षा सहयोग को काफी गहरा किया। आगे वो लिखते हैं, भारत अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी असैन्य परमाणु समझौता 2008, जिसने भारत के साथ परमाणु व्यापार पर 3 दशक से लगे अमेरिकी प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG देशों से असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच की अनुमति मिली, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास रक्षा रूपरेखा समझौता 2005 का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी बना। आतंकवाद विरोधी सहयोग विशेष रूप से 26/11 मुंबई हमलों, जो कि 2008 के बाद गहरा हुआ जब अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवाद समूहों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान की, जिससे आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर घनिष्ठ सहयोग हुआ। आगे वो लिखते हैं कि यूपीए के तहत द्विपक्षीय रक्षा व्यापार 2004 में नगण्य स्तर से बढ़कर 2014 तक लगभग $9 बिलियन हो गया, जिससे भारत अमेरिकी सैन्य उपकरणों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया। भारत अमेरिका रणनीतिक वार्ता 2010 ने सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय जुड़ाव को संस्थागत रूप दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि साझेदारी गतिशील और बहुआयामी बनी रहे।
यूपीए के वर्षों के दौरान की गई मजबूत कूटनीतिक और राजनीतिक पहलों ने भारत अमेरिका संबंधों को गहरा किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमताएं और वैश्विक प्रभाव मजबूत हुआ। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हुए एक संतुलित और सक्रिय विदेश नीति की वकालत की है। इसके अलावा हाल ही में रक्षा वार्ताओं ने चिंताएं बढ़ाई हैं। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को उच्च लागत और परिचालन चुनौतियों के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने F-35 को जंक करार दिया है, जिससे इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत में अपने उन्नत Su-57 जेट का उत्पादन करने की पेशकश की है, जो संभावित रूप से अधिक व्यवहार विकल्प प्रस्तुत करता है। घटनाक्रमों के मद्देनजर मोदी सरकार की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाना जरूरी है। क्या पाकिस्तान की अमेरिकी सैन्य सहायता के निहितार्थों को संबोधित करने के लिए कोई व्यापक योजना है? एक सवाल और किया पवन खेड़ा ने। वो लिखते हैं, सरकार ये कैसे सुनिश्चित करना चाहती है कि उच्च मूल्य वाली रक्षा खरीद की खोज में भारत की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार ना किया जाए? कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक दूरदर्शिता की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी विदेश नीति प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी एक लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए से पवन खेड़ा ने कई सवाल खड़े कर दिए और ट्रंप को लेकर जो लगातार विवाद उनके बयानों के बाद गहराया है, जिस तरह से मोदी सरकार सवालों में घिरती रही है, जिस तरह से एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब ट्रंप का जो रवैया है वो उन देशों के साथ अच्छा क्यों होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन देश माने जाते हैं, चाहे वो चीन हो और चाहे वो पाकिस्तान हो। तो ये लगातार जब सवाल उठ रहा था और उसी बीच में एक और ये नई जानकारी के साथ पवन खेड़ा ने जिस तरह सवाल खड़े किए हैं, उससे मोदी सरकार और बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ आपके पास और अपडेट है, या ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से विपक्ष इस पर सरकार को और घेरेगा, या इसका नुकसान क्या होगा, क्या बताएंगे? इसका नुकसान काफी ज्यादा होगा अंशिता, और ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक तो इधर यूक्रेन के मसले पर जिस तरीके से रूस और अमेरिका एक साथ यूएन में दिखाई पड़े हैं और भारत और चीन ने जो है वो वॉकआउट कर दिया है, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि दुनिया जो है वो किस तरीके से बदल रही है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो अमेरिका जरूर, लेकिन वो जाकर भारत का नुकसान करके आए, कोई लाभ करके नहीं आए। अखिलेश यादव ने भी जो है अंशिता, जो शेयर बाजार में गिरावट हो रही है उसको लेकर एक बहुत तगड़ा ट्वीट जो किया है, और उन्होंने एक जो कहा है कि निवेशक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये कहते हुए उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। तो आप अगर बताएंगे अखिलेश यादव का ट्वीट, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि उन्होंने क्या अखिलेश यादव ने कहा है इसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अखिलेश यादव लिखते हैं, भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट मध्य वर्ग के निवेश को लील गई है। दुनिया भर से निवेशकों को आमंत्रण देने की होड़ में लगी डबल इंजन की सरकारें पहले अपने निवेशकों को तो सुरक्षित कर लें, फिर किसी और को आश्वस्त करने के ढोंगी इवेंट करें। कुछ महीनों से निफ्टी के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण ये समाचार छप रहे हैं कि इस वर्ष इंडियन शेयर मार्केट दुनिया के उभरते बाजारों में थाईलैंड व फिलीपींस के बाद तीसरा सबसे कमजोर शेयर मार्केट हो गया है। एक तरफ 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने बचत को शेयर में लगा दिया था वो भी कंगाल हो गए हैं। ऐसे हालातों में भी भाजपा सरकार लोगों को गलत बात करके बहलाना फुसलाना चाहती है। ये आर्थिक ठगी बंद होनी चाहिए। यानी एक करारा हमला अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया है, और ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमने कई मुद्दों पर चर्चा की अमलेंदु जी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं वहां विपक्ष के पास तमाम मुद्दों की भरमार है। और सबसे ज्यादा जो आज चर्चा हुई वो दिल्ली विधानसभा से जो तस्वीरें निकल कर आई, आतिशी ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया कि अंबेडकर को लेकर कितना अमानवीय व्यवहार बीजेपी सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो अमित शाह से लेकर और इधर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, यानी केंद्र से लेकर राज्यों में भी अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। और ये बात अब विपक्ष नहीं भूलेगा और विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, जन जन तक पहुंचाएगा, आंदोलन करेगा। और आतिशी ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि जब तक वो तस्वीर वापस अपनी जगह नहीं लग जाएगी वो सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे। उधर हमने बात की अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी इस तरह की खबरें आई कि अंबेडकर के मुद्दे को लेकर और इंदिरा गांधी का जो अपमान किया गया है बीजेपी के एक मंत्री की तरफ से, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और सचिन पायलट ने बाकायदा कहा कि अमित शाह ने जो मुद्दा
वहां पर जिस तरह से विवादित टिप्पणी की थी वो मुद्दा अभी भूली नहीं है कांग्रेस और उसे जोर शोर से उठा रही है। यानी यहां पर अंबेडकर के मुद्दे पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को तमाम दूसरे दलों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है और ये इफेक्ट डालेगा बिहार में, ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और इसीलिए बहुत फूक फूक कर वो कदम रख रहे हैं। वो अपनी शर्तों के साथ ही बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, या फिर इसका ये मायना भी निकाला जा सकता है कि वो अपनी बातों पर अड़े ही इसीलिए हैं ताकि वो बीजेपी का साथ छोड़ सके, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से ये मुद्दा अब गर्मा रहा है और अंबेडकर को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उससे बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को होने की संभावना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, और मेरी और पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को संचालन करने में मदद करने के लिए। हमारी टीम लगातार पीछे से अपडेट देती रहती है जो हम आपको पहुंचाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।